हेलो गाइस। आईएफएल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के बारे में। तो सीएसएस क्या होती है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसका यूज़ हम वेब पेज क्रिएट करने के साथ साथ उसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे उसकी फॉर्मेटिंग करना हो, एनिमेशंस देना हो, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो। तो इस तरह की सारी चीज़ों को करने के लिए हम सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सीएसएस किस काम आती है? तो इसका यूज़ करते हैं हम HTML में। जब हम HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तो ये क्या है? HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको क्रिएट करने के बाद हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को या किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू, उसको स्टाइलिंग देकर। तो प्रैक्टिकली हम इस काम को कैसे करेंगे, तो देखते हैं। जैसे कि हम हमारे सामने अभी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसको हमने कंटेनर टैग के थ्रू बनाया है, जिसमें हमारे कुछ बेसिक टैग हैं जो एक स्ट्रक्चर को बनाने में काम आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा डॉक टाइप HTML, तो इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप को बताने के लिए। तो डॉक्यूमेंट टाइप है हमारा HTML। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, HTML टैग को ओपन किया और लास्ट में क्लोज कर दिया स्लैश के साथ। तो जितने भी टैग हैं जो कि ओपन होके क्लोज हो जाते हैं, वो सभी हमारे कंटेनर टैग होते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे टाइप के भी टैग होते हैं, जैसे कि एम्प्टी टैग। वो टैग ऐसे टैग होते हैं जिनको केवल ओपन किया जाता है, क्लोज करने की नीड नहीं होती। तो इस तरह के टैग कौन से टैग होते हैं? एम्प्टी टैग, जिनको क्लोज नहीं किया जाता। और जो टैग ओपन होकर क्लोज होते हैं वो कंटेनर टैग होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें डिवीजन टैग का यूज़ करना है। किसी भी काम को करने के लिए, टेक्स्ट में एडिटिंग करनी हो या कुछ भी काम करना हो, तो हम डिवीजन टैग का यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने क्या किया, डिवीजन टैग ओपन किया, इसको क्लोज करेंगे क्योंकि ये कंटेनर टैग है। उसके बाद हम इसमें अपना जो भी कंटेंट है उसको लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट। अब सेव करके पहले हमें इसका आउटपुट देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसको सेव करेंगे कंट्रोल S से। उसके बाद अपनी फाइल पे जाके जहाँ पे इसका आउटपुट शो होगा, वहाँ पे पेज को रिफ्रेश या फिर रीलोड करेंगे। तो आप देख सकते हो उसका सामने आउटपुट आ गया है, जो भी हमने टेक्स्ट दिया था डिवीजन टैग के अंदर, दिस इज अ टेक्स्ट, एक सेंटेंस यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब इसमें हम CSS के थ्रू कोई भी डिजाइनिंग देना चाहें, स्टाइलिंग देना चाहें तो दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, डिवीजन टैग में स्पेस देकर हमें एक एट्रीब्यूट लिखना है जो कि क्लास को प्रोवाइड कराने के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, इक्वल्स का साइन देंगे और डबल कोट्स में इसको कोई भी नाम प्रोवाइड करा देंगे। नाम इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे हम इसको डिवीज़न 1 दे सकते हैं या फिर ABC या कोई भी नाम से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सिंपल तरीका यूज़ करेंगे जिसमें हमने इसको नाम दे दिया div1, यानी कि डिवीज़न 1। अब CSS कैसे काम करेगी, अगर हम इसको यहीं पे सेव करके देखें तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है हेड टैग के अंदर और यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। तो एक बहुत ही ईजी तरीका है किसी भी चीज़ को स्टाइलिंग देने के लिए। तो हमने क्या किया, स्टाइल टैग ओपन किया और उसको क्लोज किया। अब जो भी किसी भी एलिमेंट की अगर हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें तो उसको हम स्टाइल टैग के अंदर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर टैग में डिवीज़न टैग लगाया, क्लास दी इसको div1 के नाम से, और ये हमारा कंटेंट है जिसमें हमने लाइन लिखी है दिस इज़ अ टेक्स्ट। अब हमें इसको चेंज करना है CSS के थ्रू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट div1, क्योंकि हमने डिवीज़न टैग को एक क्लास प्रोवाइड कराई है जिसका नाम है div1। तो यहाँ पर उसे कॉल कराने के लिए हमें लिखना होगा डॉट div1। अब साथ में यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा इसमें कर्ली ब्रैकेट्स जो कि ओपन एंड क्लोज होंगे। उसके बाद जो भी हम इसको प्रॉपर्टी देना चाहें, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देना चाहें, कुछ भी काम करना चाहें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो अगर हम इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना चाहें तो हमें यहाँ पे लिखना होगा फ़ॉन्ट, और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे साइज़ को
फ़ॉन्ट डैश करके साइज़। उसके बाद इसमें ये सिंबल आ जाएंगे जैसे कि कॉलन एंड सेमी कॉलन, और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ हम 30 पिक्सल बढ़ाना चाहें, 20 पिक्सल, 100 पिक्सल, तो जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर लिखते हैं 20 पिक्सल। अब इसका रिजल्ट शो करने के लिए हमें पहले इसको अगेन सेव करना होगा कंट्रोल एस से। उसके बाद अपने आउटपुट पे जाएंगे और यहाँ पर पेज को रीलोड करेंगे या रिफ्रेश। ये काम हम F5 से भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल R से भी कर सकते हैं किसी पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए। तो जैसे कि हमने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दिया था, तो अब हमारा आउटपुट जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल हो गया। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम 20 की जगह इसको 50 करना चाहें तो अगेन इसको सेव करना होगा। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इसका आउटपुट कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें अलग अलग तरह की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ लिखा तो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ गया। अगर हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें लिखना होगा फ़ॉन्ट फैमिली। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसकी स्टाइलिंग को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद कॉलन एंड सेमी कॉलन और बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पर लिखते हैं फोर्ट, तो क्या है, एक फ़ॉन्ट का नाम है। सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ ऐसे शो होगा। यानी कि अब फ़ॉन्ट फैमिली ने क्या किया, जैसे हमने फ़ॉन्ट का नाम दिया फोर्ट तो इसका स्टाइल चेंज हो गया। तो फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू हम टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अलग अलग टाइप के आपको इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली देखने को मिलेगी। जैसे फोर्ट है, हम चाहें तो उसको एरियल कर सकते हैं, कैलिब्री कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम इसमें और कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट के अलाइन को चेंज करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और अलाइन वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉलन सेमी कॉलन देना है। उसके बाद अगर हम इसको लेफ्ट में करना चाहें, राइट में करना चाहें या फिर सेंटर में करना चाहें तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर सेंटर में करना है तो हम लिखेंगे सेंटर। सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से शो होगा। यानी कि जो हमारा टेक्स्ट अभी लेफ्ट साइड में था वो सेंटर में आ चुका है। हम चाहें तो उसको राइट में भी कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने सेंटर लिखा है वहाँ राइट या फिर लेफ्ट लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट में हो जाएगा। तो फिलहाल इसे अभी सेंटर में ही रहने देते हैं जिससे क्लियर विजिबल हो सके। इसके अलावा हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम इसमें कलर लिखेंगे। अगर हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। तो हमें करना है फ़ॉन्ट का कलर चेंज, तो यहाँ लिखेंगे कलर, कॉलन एंड सेमी कॉलन के सिंबल आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ कोई भी कलर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रेड लिखा। सेव करेंगे और ये रहा इसका आउटपुट। तो ये सभी क्या है, ये सभी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। चाहे हमें फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो, फ़ॉन्ट की फैमिली यानी कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना हो, अगर लेफ्ट में ले जाना है, राइट में या फिर सेंटर में। उसके बाद हमने चेंज किया फ़ॉन्ट के कलर को, जिसके लिए हमने कलर लिखा। उसके बाद हमने कोई भी वैल्यू लिख दी। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट से पहले जो भी चीज़ लिखी है ये होती है सिलेक्टर। सिलेक्टर को लिखने के बाद अगर हम कर्ली ब्रैकेट के बाद आगे आ जाएं तो ये होती है प्रॉपर्टी। और उसके बाद कोई भी चीज़ अगर कॉलन और सेमी कॉलन के बीच में लिखी है तो वो होती है वैल्यू। तो सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो यहाँ पर सिलेक्टर क्या है, div 1 है। प्रॉपर्टी क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली या फिर फ़ॉन्ट साइज, जो भी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद वैल्यू क्या है, जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें ऐड की हैं वो है इनकी वैल्यू। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट में और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम अंडरलाइन ऐड करा सकते हैं। सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे
तो यहाँ पे इसमें अंडरलाइन ऐड होगी। अगर हम चाहें तो ओवरलाइन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अंडरलाइन से क्या होगा, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी, ओवरलाइन में टेक्स्ट के ऊपर लाइन शो होगी। ओवरलाइन सेव करेंगे तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको हटाना चाहें तो हम इसको हटा भी सकते हैं, बस हमें प्रॉपर्टीज़ को हटा देना है, तब ये नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम टेक्स्ट के पीछे शेडो दिखाना चाहें तो वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा टेक्स्ट शेडो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डैश करके शेडो, उसके बाद कॉलन एंड सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम देंगे एक वैल्यू, जितनी भी हमें शेडो दिखानी हो, जितने भी पिक्सल में हम उसको दिखाना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 पिक्सल, और यहाँ पर साथ में इसको एक कलर भी देना होगा, जैसे कि हम इसमें ब्लैक कलर दे देते हैं। सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो अभी इसमें कोई भी शेडो नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से स्पेस देकर लिखेंगे 2 पिक्सल, सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगेन अगर हम 2 पिक्सल और लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी शेडो ब्लेंड हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी दिखने में। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्पेस देकर यहाँ पे लिखेंगे 2 पिक्सल और सेव करके ये रहा इसका आउटपुट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के अलावा अगर हमारे पास कोई शेप है तो हम उसको भी शेडो वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखकर। तो एक टेक्स्ट में काम आने वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सेलेक्टर में हमने लिखा है div1 को, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी में लिखा है फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, कलर, टेक्स्ट शेडो। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसके बाद आ जाती हैं इनकी वैल्यूज़। तो जो भी चीज़ हम प्रोवाइड कराना चाहें उसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्या हम यहाँ पे इसको बॉर्डर दे सकते हैं, क्या हम इसमें एक बॉर्डर अप्लाई करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है और लिखना है बॉर्डर कॉलन एंड सेमी कॉलन। अब यहाँ पे लिखना होगा कि हम अपने टेक्स्ट के चारों ओर कितने पिक्सल का बॉर्डर दिखाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पिक्सल, आगे लिखेंगे बॉर्डर का नाम। तो CSS में अलग अलग टाइप के बॉर्डर होते हैं, जैसे सॉलिड, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, रिज, तो इस तरह के बॉर्डर इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक बॉर्डर का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सॉलिड, इसके बाद स्पेस देके हमें लिखना होगा कलर, जिस कलर में भी हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें अप्लाई करना है इसमें ग्रीन कलर का बॉर्डर। अब सेव करके पहले इसको चेक कर लेते हैं, तो सेव करेंगे और इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर हम 2 पिक्सल का बॉर्डर नहीं दिखाना चाहते हम इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं। बॉर्डर के नाम को चेंज कर देंगे, बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने 2 पिक्सल की जगह यहाँ पर कर देते हैं 10 पिक्सल, तो सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा शो होगा। हम इसकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर का टाइप लिया है सॉलिड, तो इसको हटा के लिख देते हैं इनसेट, तो ये भी एक बॉर्डर का टाइप है। सेव करके देखेंगे आउटपुट इसका, तो ये कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। यानी कि इनसेट और आउटसेट ये दोनों क्या हैं, ये 3D टाइप के बॉर्डर होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, CSS के बारे में। तो CSS क्या होता है, ये होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सेव करेंगे तो ये रहा इसका आउटपुट। इसके अलावा हम इसमें और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करें तो वो होता है किसी शेप को क्रिएट करना। तो हमने टेक्स्ट की मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक कर ली हैं कि अगर हमें टेक्स्ट का या फिर फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना हो
अलाइनमेंट को चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, शेडो देनी हो या फिर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम CSS की हेल्प से किसी शेप को कैसे बना सकते हैं या फिर किसी शेप को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए डिवीज़न टैग का यूज़ किया था, तो हम फिर से क्या करेंगे, डिवीज़न टैग का यूज़ करेंगे। शॉर्ट में डिव लिखते हैं। कंटेनर टैग है तो इसको क्लोज करेंगे। अब हमें एक शेप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें कोई भी टेक्स्ट इसके बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले लिख रहे थे यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट, तो हमें फ़िलहाल टेक्स्ट की नीड नहीं है, क्योंकि हम एक शेप बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम चाहें तो क्लास दे सकते हैं, तो क्लास में हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ शेप। तो क्लास में हमने शेप लिखा, तो यहाँ पे शेप लिखने से क्या वहाँ पे आउटपुट में शेप शो हो जाएगी, तो चेक करते हैं। तो इसको सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट, क्या यहाँ पर शेप बन चुकी है, तो नहीं। अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, रिलोड करें, तो यहाँ पर कोई भी शेप नहीं आएगी। कब आएगी, जब CSS में इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देंगे किसी शेप को क्रिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इसको क्लास दी है शेप के नाम से, तो स्टाइल टैग के अंदर हमें लिखना होगा डॉट शेप। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे और इसके अंदर हमें वो सारी वैल्यूज़ लिखनी होंगी। किसी शेप को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसकी हाइट और विड्थ, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट, कि हम शेप की हाइट कितना रखना चाहते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं 50 पिक्सल। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी शेप बन चुकी है। तो उसको चेक करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। कोई भी शेप नहीं बनी है। उसके बाद हम देंगे इसमें विड्थ। विड्थ भी हम इसकी सेम रख लेते हैं 50 पिक्सल। फिर से चेक करते हैं कि शेप बनी है या नहीं बनी। नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि हमने शेप को कोई भी कलर नहीं दिया जिससे कि शेप यहाँ पर विजिबल हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे बैकग्राउंड कलर, या फिर हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड। उसके बाद कॉलन सेमी कॉलन में किसी भी कलर का नाम लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू कलर। सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे, तो ये हमारी शेप यहाँ पर आ चुकी है, जो कि 50 पिक्सल इसकी हाइट है और 50 पिक्सल इसकी विड्थ है, और कलर दिया हमने इसको ब्लू। अब इसको हम छोटा या फिर बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो बस हमें करना क्या है, इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 150 कर देता हूँ, तो सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे, तो शेप हमारी बड़ी हो चुकी है। इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें कोई भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहें, तो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए जैसे हमने फॉन्ट में यूज़ किया था बॉर्डर, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर। उसके बाद जितने पिक्सल का हम बॉर्डर इसमें शो कराना चाहते हैं वो वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि 2 पिक्सल। किसी भी एक बॉर्डर का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने ऊपर टेक्स्ट में दिया है इनसेट, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा टाइप का बॉर्डर जो कि है आउटसेट के नाम से। उसके बाद बॉर्डर का कलर देना है, जैसे कि हम इसको कलर देना चाहते हैं ब्लैक। सेव करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे शो होगा। तो हमने इसको जो बॉर्डर दिया है वो केवल 2 पिक्सल का दिया है, इसलिए क्लियरली शायद विजिबल ना हो रहा हो, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे कि आसानी से दिखाई दे। तो हमने 2 की जगह यहाँ पर 12 कर दिया। सेव करेंगे तो हम बॉर्डर को अब क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको एक सर्कल बनाना चाहें, तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10% रेडियस। रेडियस से क्या होगा, इसके जो कॉर्नर होंगे शेप के वो सर्कल हो जाएंगे। तो सेव करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद तो जो इसके कॉर्नर थे
और वो राउंड शेप में आ चुके हैं चारों तरफ से। अगर इसको और ज़्यादा राउंड बिल्कुल एक सर्कल की शेप में बनाना हो तो हम इसके रेडियस को क्या कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। सेव करेंगे तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा हम इसमें कुछ एनिमेशंस भी दे सकते हैं अपने वेब पेज में, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली बॉडी टैग के बाद जाना है और यहाँ पर हम एक टैग का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मार्की टैग। तो ये भी क्या है, एक कंटेनर टैग है। अब चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सेव करेंगे और रिफ्रेश। तो मार्की टैग से क्या हुआ, उसके अंदर हमने कोई भी कंटेंट नहीं दिया है। मार्की टैग किस काम आता है, ये टेक्स्ट को स्क्रॉल कराने के काम आता है। अगर हम टेक्स्ट अपने वेब पेज पर स्क्रॉलिंग करते हुए दिखाना चाहें, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, तो उसके लिए हम मार्की टैग का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मार्की टैग दिया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी डेटा हमने पुट नहीं किया है, इसके बीच में हमने कोई भी कंटेंट नहीं दिखाया है। अगर हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं HTML इज अ hypertext markup language। अब सेव करके पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में मार्की टैग ओपन किया, उसके बाद हमने इसको लास्ट में क्लोज कर दिया स्लैश के साथ, और बीच में अपना कंटेंट या जो भी हम लिखना चाहें वो लिख देंगे। उसके बाद इसको सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो सेव करेंगे और इसका आउटपुट कुछ ऐसे शो होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक स्क्रॉल करती हुई लाइन है, यानी कि एक लाइन है जो मूव कर रही है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह के टेक्स्ट को लिखने के लिए या फिर इस तरह का एनिमेशन देने के लिए हम मार्की टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो CSS के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था कि CSS जो है हमारी, ये 3 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहली होती है इंटरनल CSS, दूसरी होती है इनलाइन CSS और थर्ड होती है एक्सटर्नल CSS। तो जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं ये है हमारी इंटरनल CSS, जिसका यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, हेड के अंदर स्टाइल टैग ओपन किया एंड क्लोज किया, उसके बाद CSS की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी कि टेक्स्ट में हम कलर चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहें, टेक्स्ट में अलाइनमेंट देना चाहें, टेक्स्ट में शेडो अप्लाई करना चाहें। इसके बाद हमने इसमें एक शेप को क्रिएट करने के लिए इसकी सारी चीज़ें लिख दी हैं, जैसे शेप में हाइट और विड्थ, साथ में उसका बैकग्राउंड कलर दिया है, उसमें बॉर्डर अप्लाई किया है और बॉर्डर रेडियस उसको सर्कल बनाने के लिए। तो ये हमारी किस टाइप की CSS है, तो ये होती है हमारी इंटरनल CSS। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। लाइक, शेयर, यहाँ पर लिख देते हैं CSS की फुल फॉर्म। तो CSS स्टैंड्स फॉर, या फिर CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इसका आउटपुट आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और बताएं कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है या फिर HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, CSS कितने टाइप की होती है। तो ये आप सारी चीज़ें कमेंट में बता सकते हैं।